हाय हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेशन। माय नेम इज अयाज सिंह। आप सभी का स्वागत है हमारे इस कॉमर्स नेशन में। ठीक है, हम अपने प्रीवियस क्लास में कॉस्ट अकाउंटिंग की टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन नंबर लगभग 100 तक देख चुके हैं। अब हमें फर्दर क्वेश्चन नंबर 101 से करना है और ये आपका लास्ट सेशन होगा कॉस्ट अकाउंटिंग का। और इसके बाद आपकी ये कॉस्ट अकाउंटिंग की एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। और आई होप कि आप सभी को किसी को प्रॉब्लम ना हो किसी कॉस्ट अकाउंटिंग के किसी भी क्वेश्चन में। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम या क्वेरी होती है कि मेरे को इस टॉपिक में मुझे समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करिएगा। मैं आपके लिए अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना ये सीरीज। क्वेश्चन नंबर 101 आपका क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ रीजन। ठीक है, हमेशा ये नॉट ना देखते रहिएगा अपने एग्जाम के क्वेश्चन में। कभी कभी क्या होता है कि नॉट होता है और हमें लगता है कि नहीं, अब बस ये क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इस नॉट की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ रीजन फॉर द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक, तो इसमें से कौन सा ऐसा रीजन है जो डिफरेंस नहीं है कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट का? ठीक, टाइमिंग डिफरेंस, एरर इन रिकॉर्डिंग, डिफरेंस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, या डिफरेंस इन कॉस्ट एलोकेशन मैथड। तो ऑफ कोर्स इज अ डिफरेंस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक ऐसा रीजन है, मतलब नॉट अ रीजन है, मतलब रीजन नहीं है कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डिफरेंस का। ठीक है, तो क्या लिख रहा है? डिफरेंस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल टिपिकली रिलेट वेरिएशन हाउ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंट आर प्रिपेयर एंड प्रेजेंटेड। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 102, when a reconciling cost and financial account, if the cost of goods sold in the cost account is higher than financial account, which of the following adjustment is likely? ठीक है, तो when a reconciling cost and financial account में cost of goods sold and cost of account क्या होता है? हायर होता है क्या फाइनेंशियल अकाउंट्स में? विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा फॉलोइंग जो है, कौन सा ऑप्शन क्या है इस एडजस्टमेंट को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है? तो एडिंग इन्वेंट्री इन द फाइनेंशियल अकाउंट, या डिडक्टिंग इन्वेंट्री इन द फाइनेंशियल अकाउंट, या एडिंग एक्सपेंसेस इन द फाइनेंशियल अकाउंट, या डिडक्टिंग एक्सपेंसेस इन द फाइनेंशियल अकाउंट। तो ऑफ कोर्स डिडक्टिंग इन्वेंट्री इन द फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, तो जब भी हम कॉस्ट को रिकॉन्सिल करते हैं फाइनेंशियल अकाउंट में, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इन द कॉस्ट अकाउंटिंग हायर देन द डिडक्टिंग इन्वेंट्री इन द फाइनेंशियल अकाउंट। Question number 103, which account often used to reconcile the difference between cost and financial account? ठीक है, इसमें से कौन सा अकाउंट जो है जो यूज करते हैं क्या करने के लिए? रिकंसिल, पता करने के लिए डिफरेंस ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट, या रिकंसिलेशन अकाउंट, या इन्वेंट्री अकाउंट। तो ऑफ कोर्स रिकंसिलेशन अकाउंट। ठीक है, reconciliation account is a setup of record adjustment needed align the balance between cost and financial account। ठीक है, reconciliation account क्या करता है? एक सेटअप है जो क्या करता है? रिकॉर्ड करता है एडजस्टमेंट को, जिसमें हमें क्या करना होता है? बैलेंस करना होता है कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट के डिफरेंस को। ठीक है, जब हम क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, इन कॉस्ट अकाउंट डायरेक्ट कॉस्ट आर इजिली आइडेंटिफिकेबल, ट्रेसेबल टू स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर, व्हाट अ टर्म यूज द कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में डायरेक्ट कॉस्ट को हम इजिली किस तरीके से आइडेंटिफाई और ट्रेसेबल कर सकते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर में। ठीक है, ट्रेसेबल आपने सुना होगा, कोई भी गुड्स अगर आप मंगाते हो, कहीं से ऑर्डर करते हो, तो ट्रेस करते हो, किसको ट्रैक करते हो, ट्रैकिंग करना कि कहाँ तक आया है, क्या है। ठीक है, तो ये हमारी ट्रेसिंग होती है। तो हम किसकी हेल्प से आइडेंटिफिकेबल कर सकते हैं? ट्रेसेबिलिटी से, एलोकेबिलिटी से, असाइनेबिलिटी से, या वेरिएबिलिटी से। तो ऑफ कोर्स ट्रेसेबिलिटी से। आप इस ट्रेसेबल के वर्ड से याद रखना क्या? ट्रेसेबिलिटी। ठीक है, so direct cost in a cost account are those costs that can easily trace and directly attributed to a specific cost center or cost object. Question number 105, when reconciling cost and financial account, ठीक है, reconciliation cost और financial account, if the overhead allocated cost account are a higher than the financial account, what adjustment is necessary? ठीक है, तो जब भी ओवरहेड क्या होगा? एलोकेटेड होगा कॉस्ट अकाउंट पे, तो हायर देन फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, तो क्या हम एडजस्टमेंट करेंगे? कौन सी एडजस्टमेंट हमारे लिए क्या है? नेसेसरी है।
डिडक्टिंग अंडरलोकेटेड ओवरहेड, या एडिंग ओवरलोकेटेड ओवरहेड फाइनेंशियल अकाउंट, या एडिंग अंडरलोकेटेड ओवरहेड फाइनेंशियल अकाउंट, deducting the overlocated overhead financial account is the option B, adding the overallocated overhead in the financial account. If a overhead allocated in the cost account are higher than the financial account, तो जो भी हमारा overhead cost होता है हम किस पे allocate करते हैं, higher than the financial account, ठीक है. तो indicate क्या करता है कि some overhead costs have not been recognized expenses and financial cost. तो ये क्या indicate करता है कि सारे के सारे cost क्या recognize नहीं कर सकते, expenses और financial account. Question number 106, which statement is true regarding the reconciliation of cost and financial. ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है. reconciliation cost and financial. Reconciliation is a one-time process conducted end of the fiscal year. Yeah, it is not necessary to reconcile costs and financial accounts as a serve different purpose. Yeah, reconciliation helps identify discrepancies and ensure accurate reporting both accounts. Yeah, reconciliation only required when there is the error in the cost account. ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर इसका होगा सी, reconciliation help identify discrepancy and ensure accurate reporting in a both account. क्यों, क्योंकि reconciliation एक ongoing process है जो क्या हेल्प करता है, हमें आइडेंटिफाई हेल्प करता है किसके डिफरेंस के बीच में, कॉस्ट एंड फाइनेंशियल के डिफरेंस के बीच में क्या करता है, आइडेंटिफाई को क्या करता है, प्रोसेस को हेल्प करता है, ठीक है. आइडेंटिफाई पहचानता है, और अकाउंट अलाइंग एडजस्टमेंट टू मेडर इंश्योर, और क्या करता है, एक्यूरेट रिपोर्टिंग करता है बोथ सेट ऑफ अकाउंट, ठीक है. तो बेसिकली कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट जो है, जो इंटीग्रेटेड अकाउंट है, उसको रिकंसिल जो है वो क्या करता है, ऑनगोइंग प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करता है उनके बीच के डिफरेंस को जानने में, और एक इंश्योर और एक्यूरेटिंग रिपोर्टिंग बना के देता है सेट ऑफ अकाउंट्स का, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 107, एसर्शन क्या कह रहा है, रिकॉन्सिलेशन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट हमें क्या हेल्प करते हैं, डिस्पेरेंसी को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है, और कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड करने में. तो अभी हमने ये ठीक ऊपर देखा, तो एसर्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है. एंड रीजन, कॉस्ट फोकस ऑन कैप्चरिंग डिटेल cost information for internal management while financial record and prepare for external reporting. तो अब ध्यान से देखो, रीजन यहाँ पे कह रहा है कि कॉस्ट जो क्या करता है, फोकस करता है कॉस्ट की पूरी डिटेलिंग इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने में, ठीक है, और इंटरनल मैनेजमेंट को और फाइनेंशियल रिकॉर्ड को प्रिपेयर करने में और एक एक्सटर्नल रिपोर्टिंग बनाने में, ठीक है. तो हमारा रीजन तो बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है. लेकिन क्या ये असर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल नहीं. बिकॉज ऑफ असर्शन हमारा रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट की बात कर रहा है, और ये किसकी बात कर रहा है, कॉस्ट फोकस कैप्चरिंग डिटेल कॉस्ट इन्फॉर्मेशन की. कॉस्ट क्या करता है, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, कैप्चर करता है, कि इंटरनल मैनेजमेंट को देखता है और एक एक्सटर्नल रिपोर्टिंग बनाता है. तो इसीलिए बोथ असर्शन आर रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है. Question number 108, reconciliation of cost and financial account are ensure accurate determination of cost of good sold and gross profit, ठीक है. तो यस, ठीक है, रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट क्या इंश्योर करते हैं, एक एक्यूरेट डिटर्मिनेशन बताते हैं कि एक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करते हैं, इंश्योर एक्यूरेट डिटर्मिनेशन बताते हैं, ठीक है. रीजन क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या इंक्लूड करता है, सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट को इंक्लूड करता है, ठीक है. और वहीं पे ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को इंक्लूड करता है, जिसके वजह से ये क्या करते हैं, एक एक्यूरेट डिटर्मिनेशन बता पाते हैं. कॉस्ट अपना डायरेक्ट गुड्स का बता पाता है, फाइनेंशियल अकाउंट जो है मतलब ग्रॉस प्रॉफिट किसका बता पाता है, हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट का बता पाता है. तो इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर अ ट्रू, ठीक है. ओके, तो यहाँ पे क्या है, द असर्शन इज एक्यूरेट बिकॉज रिकॉन्सिलेशन हेल्प इंश्योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन करेक्टली डिटरमाइंड, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 109, assertion, reconciliation of cost and financial account help in detecting the fraud and misappropriation of fraud fund.
ठीक है। तो कह रहा है जो रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट है वो हमें क्या हेल्प करता है, वो हमें हेल्प करता है फ्रॉड को जानने में और मिस एप्रोप्रिएशन जो भी होता है उसको डिटेक्ट करने में। तो यस, ये हमें क्या करता है, हेल्प करता है। तो असर्शन हमारा यहाँ पे क्या है, सही है। रीजन, फाइनेंशियल रिकॉर्ड आर सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल ऑडिट। ठीक है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड में हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट करते हैं। ठीक है, वाइल अ कॉस्ट रिकॉर्ड आर ओनली यूज फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट पर्पस। ठीक है, समझ आया। तो रिकॉन्सिलेशन कॉस्ट इसीलिए फ्रॉड और मिस एप्रोप्रिएशन को कर पाता है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड एक्सटर्नल ऑडिट करता है और कॉस्ट रिकॉर्ड जो है इंटरनल रिकॉर्ड करता है। इसकी हेल्प से हम दोनों ही फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन को, मिस एप्रोप्रिएशन को जान पाते हैं। तो बोथ assertion रीजन हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, द assertion इज अ ट्रू because one of the benefit of reconciling cost and financial account can help the identify irregulation, fraud and misappropriation of fund. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110, what is the primary objective of a reconciling cost and financial account? क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है? तो एरर को आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को क्या करना, कैलकुलेट करना, या टू कंप्लाई विथ लीगल रिक्वायरमेंट करना, या डिटरमाइन करना ब्रेक इवन पॉइंट। तो ऑफकोर्स ये तो नहीं होने वाला। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई एरर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 111, which of the following item typically found cost record but not a financial statement? ठीक है, इसमें से कौन सा आइटम है जो टिपिकली हम क्या करते हैं, क्या था, हाँ, टिपिकली फाउंड इन अ कॉस्ट रिकॉर्ड। ठीक है, टिपिकली हमें क्या मिलता है, कॉस्ट रिकॉर्ड में फाउंड होता है बट नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो कॉस्ट में हम तो रिकॉर्ड करते हैं लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करते। तो इसमें से कौन सा ऐसा आइटम है, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, अकाउंट पेबल। ठीक है, तो कौन सा है हमारा इसमें से? तो आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इन्वेंट्री। ठीक है, क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री एक ऐसा कंपोनेंट्स है जो कॉस्ट रिकॉर्ड करता है बट मे नॉट अ फुल्ली रिप्रेजेंटेड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, कॉस्ट रिकॉर्ड में तो हम करते हैं लेकिन फुल्ली रिप्रेजेंट नहीं करते, किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अंटिल द सोल्ड रिकॉग्नाइज एज अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112, when reconciling cost and financial account, which account is adjusted to bring the two set of record into agreement? ठीक है, तो reconciling cost and financial account में विच अकाउंट, कौन सा अकाउंट हम एडजस्ट करते हैं दो सेट ऑफ रिकॉर्ड के बीच में इनटू एग्रीमेंट? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेल्स रेवेन्यू, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस इज अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS इज ऑफन एडजस्टेड कॉस्ट में भी और फाइनेंशियल अकाउंट में हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। 113, when reconciling cost and financial account, which account adjusted to bring the two set of record into agreement? ठीक है, ये हमारा आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, what is the purpose of a reconciling direct labor cost in a cost and financial account? ठीक है, क्या कह रहा है कि क्या पर्पस है रिकॉन्सिलेशन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का और कॉस्ट इन फाइनेंशियल अकाउंट का? तो एलोकेट द ओवरहेड कॉस्ट एक्यूरेटली, या कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, या डिटर्मिनेशन द कंट्रीब्यूशन मार्जिन, या डी इंश्योर एक्यूरेट पेरोल प्रोसेसिंग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 114, तो इसका आई थिंक करेक्ट ऑप्शन इज अ इंश्योर एक्यूरेटली डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंट। तो इंश्योर एक्यूरेटली पेरोल प्रोसेसिंग। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। रिकॉन्सिलेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या इंश्योर करता है, लेबर कॉस्ट एंड रिपोर्टेड इन द कॉस्ट अकाउंट मैच द पेरोल एक्सपेंसेस। ठीक है, क्या मैच करना चाहिए, पेरोल एक्सपेंसेस जिसको हमने फाइनेंशियल अकाउंट में क्या किया है, रिकॉर्डेड किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट का क्या पर्पस होता है, एक्चुअल कॉस्ट को ट्रैक करने में, एलोकेट प्रोजेक्ट फंड करने में, मैनेज करने में प्रोजेक्ट रिस्क को, या टू मेंटेन द प्रोजेक्ट शेड्यूल को? तो ऑफ कोर्स ट्रैक द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड।
ओके, लिखा है कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट इज यूज टू ट्रैक द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड फॉर अ स्पेसिफिक वर्क पैकेज और टास्क विद इन अ प्रोजेक्ट. क्वेश्चन नंबर 116. इन अन वैल्यू मैनेजमेंट which parameter is calculated using the formula EV minus AC. ठीक है, तो अब आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा पैरामीटर है इन द फॉर्मूला ऑफ द EV माइनस AC. तो कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स, estimate and at completion या variance at completion. तो ऑफ कोर्स इसका क्या हो जाएगा, द variance at a, yes, the variance at a completion. ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन क्या है कि इसका जो फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं पैरामीटर में, द वेरिएंस ऑफ completion इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम द अन वैल्यू. ठीक है. Question number 170. Which term refers to the ratio and value or actual cost indicate cost efficiency on project. ठीक है, इसमें से कौन सा टर्म जो है, ठीक है, जो ईवी अर्न वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट को इंडिकेट करता है इफिशियंसी. ठीक है, इफिशियंसी ऑन अ प्रोजेक्ट के लिए इफिशियंसी कौन इसमें से रेशियो जो क्या करता है, इंडिकेट करता है, कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, शेड्यूल और वेरिएंस या शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स. तो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या बात कर रहा है, परफॉर्मेंस की बात कर रहा है, मतलब रिफर्स टू द प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स. ठीक है, तो कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स इज कैलकुलेटेड एज अ EV डिवाइडेड बाय AC. ठीक है, इट अ मेजर अ कॉस्ट इफिशियंसी बाय इंडिकेटिंग हाउ मच वैल्यू बीइंग अर्न फॉर एवरी यूनिट कॉस्ट स्पेंड. ठीक है, ये क्या मेजर करता है, बेसिकली कॉस्ट इफिशियंसी ये मेजर करता है, इंडिकेट करता है कि आप जितना अर्न कर रहे हो, ठीक है, एवरी यूनिट कॉस्ट स्पेंड, ठीक है, आपने कितना उस पर स्पेंड किया है, एवरी यूनिट कॉस्ट कितना आपने स्पेंड किया है, ये हमें क्या बताता है, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स. And what does a negative schedule performance index SPI value indicate on value management. ठीक है, तो नेगेटिव शेड्यूल परफॉर्मेंस क्या इंडिकेट करता है हमें, प्रोजेक्ट अहेड ऑफ शेड्यूल, द प्रोजेक्शन इज ऑन शेड्यूल, द प्रोजेक्शन बिहाइंड शेड्यूल, या द प्रोजेक्ट इज ऑन अ ट्रैक. तो बेसिकली एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें, द शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स SPI इज कैलकुलेटेड EV डिवाइड बाई पीवी, प्लान वैल्यू. ठीक है, तो शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स हमें कैलकुलेट कैसे करते हैं, जब हम ईवी डिवाइड बाय पीवी करते हैं तो हमें वो क्या मिलता है, नेगेटिव SPI इंडिकेट करता है प्रोजेक्ट बिहाइंड शेड्यूल. क्या करता है, प्रोजेक्ट बिहाइंड शेड्यूल. And question number 119. What does the estimate to the complete ETC represent in a cost control and management? Option A, final cost of the project. B, the cost of remaining work to complete the project. C, the difference between budgeted and actual cost. D, unvalue at the project completion. ठीक है, इसमें से कौन सा हमारा एस्टिमेट है क्या करने का, ETC रिप्रेजेंट करने का. ठीक है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कॉस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में तो फाइनल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट होगा, कॉस्ट ऑफ द रिमेनिंग वर्क कंप्लीट द प्रोजेक्ट होगा, या डिफरेंस बजटेड होगा. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, is the correct option B, the cost of remaining work to complete the project. Question number 120. What is the primary purpose of inter-firm comparison? ठीक है, primary purpose क्या है inter-firm comparison का, competitive traits को identify करना, set industry standard करना, access firm internal performance करना, या हमारा to establish market dominance करना. तो of course to assess the firm internal performance करना. Question number 121. Which of the following is a limitation of inter-firm comparison? ठीक है, इसमें से कौन सा लिमिटेशन है हमारा इंटर-फर्म कंपैरिजन का, तो क्या है, it require option A, provide absolute performance metric, it does not consider industry variance, it require access competitors confidential data, it focus only short term performance. ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ इंटर फर्म कंपैरिजन जो करता है वो क्या करता है, फॉलोइंग लिमिटेशन क्या है इंटर फर्म कंपैरिजन का, तो आपका लिमिटेशन इसमें से हो जाएगा, इट रिक्वायर एक्सेस टू कॉम्पिटिटर्स कॉन्फिडेंशियल डाटा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 122. which a financial ratio is a commonly used inter firm comparison
एक्सेस अ कंपनी लिक्विडिटी। ठीक है, इसमें से कौन सा रेशियो है जो कॉमनली यूज किया जाता है इंटरफर्म कंपैरिजन करने के लिए और कंपनी की लिक्विडिटी को एक्सेस करने के लिए? प्राइस अर्निंग रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, रिटर्न टू ऑन रेशियो, एसेट रिटर्न ऑन एसेट या करेंट रेशियो। ठीक है, तो ऑफ कोर्स जब हम इंटरफर्म को कंपैरिजन करते हैं तो हम कौन सा रेशियो को कंपेयर यूज करते हैं? करेंट रेशियो। ठीक है, कौन सा रेशियो, कौन सी राइटिंग है ये, इज अ करेंट रेशियो। ठीक है, तो करेंट रेशियो इज अ लिक्विडिटी रेशियो दैट मेजर द कंपनी एबिलिटी, जिससे कंपनी की एबिलिटी पता चलती है, और कवर द शॉर्ट टर्म एंड ऑब्लिगेशन यूजिंग द शॉर्ट टर्म एसेट। ठीक है, अब करेंट रेशियो पढ़े भी होंगे अकाउंट्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 है हमारा, एन इंटरफर्म कंपैरिजन, व्हाट डज द बेंचमार्किंग रिफर्स टू? ठीक है, इंटरफर्म कंपैरिजन जो है वो उसका क्या बेंचमार्किंग रेफर करता है? कंपेयरिंग अ फर्म परफॉर्मेंस फर्म की परफॉर्मेंस अगेंस्ट ओन पास्ट परफॉर्मेंस, या कंपेयरिंग फर्म परफॉर्मेंस अगेंस्ट द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, या कंपेयरिंग फर्म परफॉर्मेंस अगेंस्ट द प्राइमरी कॉम्पिटिटर्स, या कंपेयरिंग फर्म परफॉर्मेंस अगेंस्ट द ग्लोबल। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? व्हाट डज द बेंचमार्किंग रिफर्स टू कंपेयरिंग फर्म परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। तो बेंचमार्किंग इन इंटरफर्म कंपैरिजन इन्वॉल्व अ कंपेयरिंग अ फर्म, ठीक है, एंड परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बेस्ट प्रैक्टिस लीडिंग कॉम्पिटिटर्स। तो बेसिकली बेंचमार्किंग इंटरफर्म कंपैरिजन क्या इन्वॉल्व करता है? फर्म को कंपेयर करता है, उनके परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है अगेंस्ट द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड और बेस्ट प्रैक्टिस और लीडिंग कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन इंटरफर्म कंपैरिजन? इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो आपके इंटरफर्म कंपैरिजन को बेस्ट डिफाइन कर रहा है? ठीक है, कंपेयरिंग फाइनेंशियल डाटा ऑफ वन कंपनी ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड, या कंपेयरिंग फाइनेंशियल डाटा टू और मोर कंपनी ऑपरेटिंग विद द सेम इंडस्ट्री। ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125 आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच फाइनेंशियल रेशियो कॉमनली यूज इंटरफर्म कंपैरिजन टू एक्सेस कंपनी लिक्विडिटी? ठीक है, इसमें से कौन सी फाइनेंशियल रेशियो कॉमनली यूज करते हैं इंटरफर्म कंपैरिजन एक्सेस कंपनी की लिक्विडिटी जानने के लिए? हमने ये अभी ये क्वेश्चन देख लिया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, करेंट रेशियो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का ये पूरा क्या होता है, खत्म होता है एमसीक्यू। आई थिंक आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगता है कि नहीं मतलब कोई चीजें मुझे समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और मैंने आपको बहुत डीपली नहीं बताया कोई भी चीज बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, ये टेस्ट सीरीज सेशन चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और जानना है तो आप हमारे कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई भी दिक्कत है तो ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।